हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। तो डिपॉजिटरी सिस्टम जो चैप्टर नंबर 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको है ना लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो जब भी लेक्चर प्रीमियर हो तो आपके कुछ डाउट हो तो आप है ना डाउट क्लियर कर सके मेरे साथ में। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है वो डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन को है। तो मैंने टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी काफी अच्छे से दिया हुआ है। अभी इसका मैंने 9 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो इसके थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक्सरसाइज के थ्रू। बाद में जैसे जैसे होगा धीरे धीरे है ना मैं जो लेसन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी अपलोड करते जाऊंगी। तो यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन का सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे कि है ना इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने को क्या बोला जाता है, डीमेटेरियलाइजेशन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं एंड रीमेटेरियलाइजेशन इसका उल्टा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज जो है उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ना सेकेंड, कन्वर्जन को लेकर बात करें तो यहाँ पर हियर द पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इज कन्वर्टेड। जो पेपर होता है, पेपर फॉर्म होता है, जैसे आपके बुक का पेपर कैसे होता है, सर्टिफिकेट्स आपको कैसे पेपर फॉर्म में मिलती है, तो ये द पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज। उनको है ना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है एंड हियर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं शेयर्स को लेकर, सिक्योरिटीज को लेकर, तो उनको कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल मतलब पेपर फॉर्म में किया जाता है कन्वर्ट। नाउ यूज ऑफ फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है, तो डीमेटेरियलाइजेशन के डीआरएफ फॉर्म, इट यूजेस डीआरएफ फॉर्म। डीआरएफ मतलब डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ता है क्योंकि डीमेटेरियलाइज करवाना है शेयर्स को, तो उसके लिए डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म दैट इज डीआरएफ भरना पड़ता है फ्रॉम इन्वेस्टर टू द डीपी। मतलब इन्वेस्टर है ना भरता है, फिल करता है और वो है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सबमिट करता है। ना रीमेटेरियलाइजेशन की बात करें तो इसमें है ना कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो ये इसमें यूज करना पड़ता है हमको आरआरएफ फॉर्म मतलब रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फ्रॉम इन्वेस्टर इसको फिल करता है टू द डीपी और फिर वो डीपी को देता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सबमिट करता है। ना सीक्वेंस की बात करें तो दिस इज एन इनिशियल प्रोसेस, ये इनिशियल प्रोसेस होता है, डीमेटेरियलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस होता है। इट इज अ प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिपॉजिटरी। तो जो डिपॉजिटरी होता है उनका ये प्राइमरी फंक्शन है डीमेटेरियलाइजेशन एंड दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि देखो ये पहले होता है, डीमेटेरियलाइजेशन कभी भी पहले होगा। डीमेटेरियलाइजेशन होगा तभी तो डिपॉजिटरीज के पास में सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में है ना पर्टिकुलर इन्वेस्टर के खाते में जमा होंगे। फिर वो जमा हुए खाते में जमा हुए वे जो सिक्योरिटीज है इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज है उनको कन्वर्ट करना मतलब रिवर्स प्रोसेस हो गया। भाई उनको किस में कन्वर्ट करना, पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये जो रीमेटेरियलाइजेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है एंड इट इज अ सेकेंडरी, इसे हम सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन बोलेंगे डिपॉजिटरी का। ऑलरेडी ये डिमेटेड सिक्योरिटीज का ही रीमेटेड हो सकता है ना, जब डिमेटेड है ही नहीं सिक्योरिटीज तो रीमेटेड नहीं पॉसिबल है। तो डिमेटेड पहले होगा और इनिशियल प्रोसेस है ये प्रिंसिपल प्रोसेस फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया डिपॉजिटरी का एंड रीमेटेड ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया। नाउ आइडेंटिफिकेशन की ऑफ सिक्योरिटीज की बात करें तो डीमेटेड सिक्योरिटीज में ना कोई भी डिस्टिंक्टिव रोल नंबर, जैसे आप लोगों का रोल नंबर कैसे होता है वैसे ना कोई भी है ना डिस्टिंक्टिव नंबर्स की जरूरत नहीं होती है सर्टिफिकेट्स पे, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, दे आर फंजिबल मतलब विदाउट है ना नंबर्स के ये होते हैं, इनमें कोई है ना सिक्योरिटी नंबर नहीं होते हैं। एंड रीमेटेड सिक्योरिटीज में है ना सर्टिफिकेट्स के ऊपर है ना डिस्टिंक्टिव नंबर्स देने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स पे है ना डिस्टिंक्टिव नंबर्स कंपनी को इश्यू करने पड़ते हैं। ना इसको कंपनी इशू करती है ना बाद में, क्योंकि है ना जो डिपॉजिटरी है वो स्पेसिफिक कंपनी, जिस कंपनी के शेयर्स है उनके पास अप्रोच करते हैं, फिर वो कंपनी डिस्टिंक्टिव नंबर्स प्रोवाइड करती है। ना
सिक्स्थ, सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी ये कौन होता है, ये कस्टोडियन होता है सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड्स का, इज द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड्स। एंड रीमेटेरियलाइजेशन में क्या होता है, इशूइंग कंपनी जो होती है उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी होती है। एंड सिक्योरिटीज आर मेंटेन बाय द इन्वेस्टर्स, और है ना इन्वेस्टर सेफगार्ड करके रखता है अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर्स को अपने घर रखेगा या बैंक में, वो है ना सेफगार्ड करके अपने लॉकर में रखेगा, तब ये है ना जवाबदारी है वो इन्वेस्टर की हो जाती है। डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ना डिपॉजिटरी सिस्टम है, डिपॉजिटरी है, वो लोग कस्टोडियन होते हैं। नाउ 7, डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस की बात करें तो डीमेट बहुत इजी प्रोसेस है, इज एन इजी प्रोसेस है, ऑल्सो इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इस साथ ही ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है इस प्रोसेस में। लेकिन जो रीमेट है ये है ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इज नॉट ओनली अ टाइम कंज्यूमिंग, ये खाली टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जब बल्कि है ना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आई होप आपको रीमेटेरियलाइजेशन एंड डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो शॉर्ट नोट में भी आप इसी तरीके से पॉइंट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। फिजिकल मोड में जो सिक्योरिटीज है उनको है ना हैंडल करने का, उनको संभाल के रखने का क्या डिसएडवांटेजेस है। तो फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज का मतलब है, इट मीन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट्स। ये पेपर सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में जो है ना सिक्योरिटीज है ना वो रखे जाते हैं, वो इसके पास इन्वेस्टर के पास होते हैं। एंड इट ऑल हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहले तो सर्टिफिकेट्स को लेकर रिस्क, तो कौन से रिस्क होती है, या तो चोरी होने की रिस्क हो गई, डैमेज होने की रिस्क हो गई, फट जाएगी, मिसप्लेस्ड हो जाएगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, यहाँ से वहां जब हम जा रहे हैं तो कहीं रह जाएगी, ट्रेन में छूट जाएगी। तो सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर्स कैन बी लॉस्ट, इनको हम गुम कर सकते हैं, डैमेज हो सकती है, ये फट सकती है, चोरी हो सकती है। देन सेकेंड है एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। तो यहाँ पे ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, जब हमको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए होती है, इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, जब गुम हो गई ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो ये टाइम लेता है, इट टेक्स टाइम, इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। पैसा भी चाहता है हमारा, कुछ सर्टेन मिनिमल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एफर्ट्स, क्योंकि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेनी है तो फ्री में तो नहीं देता है ना कोई भाई, एफर्ट्स लगता है, टाइम जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट लेने वाला, और मनी भी वेस्ट होती है। फिर देन डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फिर है ना डिले भी होती है अलॉटमेंट होने में सिक्योरिटीज में। जो पेपर सिक्योरिटीज है वो उनको उसको समय लगता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तो अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम। देन डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, मोर टाइम इज इन्वॉल्व होता है इसमें, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ज्यादा फिजिकल सर्टिफिकेट्स में ज्यादा समय लगता है। More time is involved in transfer and transmission of securities as it involves एक्चुअल हैंडलिंग, क्योंकि इसमें एक्चुअल हैंडलिंग चाहिए होती है फिजिकल सर्टिफिकेट्स की, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है ना, ये ऑफलाइन प्रोसेस है, तो इसमें समय जाता है। देन फिफ्थ, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। तो बैड डिलीवरी, डिलीवरिंग द सर्टिफिकेट्स, जब है ना डिलीवर की जाती है सर्टिफिकेट्स, सिक्योरिटीज भेजी जाती है, तो उस समय पर है ना फटने का, वो डैमेज होने का चांसेस होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो है ना बाय करना और सेल करना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज में भी ट्रेडिंग होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में इन पे ट्रेडिंग होती है, तो ये ना इसकी जो रिस्क होती है, अगर प्रॉपर इनको हैंडल नहीं किया तो फटने की, डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाइंग एंड सेलिंग में भी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। क्या फायदा है डिपॉजिटरी सिस्टम का, क्या फायदा है इन्वेस्टर को। तो आंसर, इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन होता है, ये कस्टोडियन होता है, इज कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स होती है उनका कस्टोडियन होता है। एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो है ना एज अ लिंक काम करता है, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक के जैसे काम करता है। तो डिपॉजिटरी के एग्जाम्पल हमने स्टडी किए थे, NSDL एंड
CSDL ये है ना, इसके डिपॉजिटरी सिस्टम्स है इंडिया की, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, बैंक्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ये फैसिलिटी अवेल करके देती है कस्टमर्स को। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर क्या, तो सबसे पहला एडवांटेज हुआ कि एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, ये रिस्क को दूर भगा देता है। एलिमिनेट करना मतलब दूर कर देना, हटा देना रिस्क को। ऑल रिस्क जो एसोसिएटेड होती है विद द फिजिकल सर्टिफिकेट को लेकर, जो पेपर सर्टिफिकेट्स को लेकर जो भी रिस्क इन्वॉल्व रहती है वो सारी की सारी जो रिस्क है उसको रिमूव करता है। लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे डिले हो गई, लॉस्ट हो गया, गुम हो गई मतलब चोरी हो गई, म्यूटिलेशन हो गया, उसका बैड डिलीवरीज हो गई, तो इन सबको दूर करता है। ये आर टोटली इलिमिनेटेड, ये कंप्लीटली इलिमिनेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है ये रिस्क जब है ना डिपॉजिटरी सिस्टम का इसको है ना ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है ना वो सर्टिफिकेट्स को सेफ गार्ड करके रखती है। नाउ सेकेंड, सेफ्टी, इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज है, क्योंकि चोरी होने का डर नहीं, कुछ नहीं। इसकी जो जिम्मेदार है वो डिपॉजिटरी सिस्टम जिम्मेदार होता है, संभाल के रखने का कस्टोडियन होता है। तो द एंटायर सिस्टम ऑफ फंक्शंस, द एंटायर सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट, तो डिपॉजिटरी एक्ट के तहत काम करता है पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम जो है डिपॉजिटरी सिस्टम का, एंड इज मॉनिटर्ड बाय, और इसको कौन देख रेख रखता है इसकी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो इन्वेस्टर है, द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज कर सकते हैं, लॉक मोड पे रख सकते हैं, ताकि है ना टू अवॉइड और प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट या क्रेडिट, बिना बात किए ना कोई डेबिट या क्रेडिट ना हो, इसीलिए वो लोग लॉक मोड में भी रख सकते हैं। बोथ बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू डीपी, तो इसके लिए उनको है ना किसी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, किसको बोलना पड़ता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बोलना पड़ता है, कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि भाई हमारा अकाउंट है ना फ्रीज करके रखो, लॉक मोड पे रखो, ताकि कोई भी है ना हैकर हैक करके बाइंग एंड सेलिंग ना कर सके शेयर्स की। नाउ इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे एफर्ट्स इन फिलिंग, वो ट्रांसफर फॉर्म फिल करो, ये सारे काम है ना, ये सारे काम नहीं करने पड़ते जब इलेक्ट्रॉनिकली मोड में होते हैं शेयर्स। तो एफर्ट्स इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड, तो ये दूर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ से वहाँ भेजो, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एंड ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है पेपर पे लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर पे स्टैम्प ड्यूटी पे लेनी पड़ती है, तो वो है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इजी ट्रांसफर हो जाता है शेयर्स का। नाउ प्रोसेस टाइम इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज को प्रोसेस करने का जो समय है वो भी कम लगता है इसमें, इज रिड्यूस्ड, एंड नीदर द सिक्योरिटीज नॉर द कैश इज टाइड और हेल्ड अप फॉर अननेसेसरीली लॉन्ग टाइम, तो ना तो पैसा बर्बाद होता है ना ही समय जाता है, लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। नाउ फोर्थ, यहाँ पे 4 पूछे, लेकिन हम है ना ज्यादा पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन आपको अगर 4 एडवांटेजेस पूछे हैं एग्जाम में तो आपको 4 का ही एक्सप्लेन करना है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास समय हो तो एक और कर दो, पर है ना ज्यादा समय एक ही आंसर पे नहीं बैठना है, वो अच्छे से आ रहा है तो वही लिखते बैठे, ऐसे नहीं करना है। नाउ अपडेट्स एंड इंटीमेशन, तो द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ, उसको उसके स्टेटस मतलब उसकी कितनी होल्डिंग है, उसने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो वो सारी अपडेट्स उसको डीपी है ना प्रोवाइड करती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय डीपी, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो पर्टिकुलर जहां पे उसका खाता होता है, डीमेट अकाउंट होता है, तो ओकेजनली बाय द डिपॉजिटरी टू, और समय समय पर है ना डिपॉजिटरी जो NSDL है और CSDL है वो लोग भी यहाँ पे नोटिस देते हैं, इंटीमेट करते हैं कस्टमर को, इन्वेस्टर को। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन भी मिलता है, तो जो डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड बाय द बैंक्स के पास होता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होता है, तो उनके अगेंस्ट में एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, तो उनको लोन भी मिल जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी प्रोवाइडेड हो जाता है इजीली। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स, तो यहाँ पे द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड्स एबॉलिश, तो ऑड एंड इवन वाला लॉट वाली कहानी नहीं होती, ये है ना रिमूव हो गया है, क्योंकि द मार्केट लॉट इज 1 शेयर ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, तो है ना डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज में क्या होता है भाई, आपने 100 शेयर लिए, आपका डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके
100 शेयर्स दिखाई देंगे, तो उसमें ये भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता है ना। नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उसको है ना नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है अगर इन केस कुछ हो गया, क्योंकि नॉमिनी का फॉर्म पहले ही भर लिया जाता है, तो जो कुछ हो गया इन केस वो डेथ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस समय पर है ना वो ऑटोमेटिकली फिर है ना इजीली सिंपली है ना वो उसके नॉमिनी को ये इन्वेस्टर के नॉमिनी को वो पैसा वो शेयर्स है ना ट्रांसफर हो जाते हैं ना। ऑटोमेटिक क्रेडिट, द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है, डेबिट हो जाता है इन केस ऑफ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी कोई चेंजेस करती है विच इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटीज। नाउ दिस इज कॉल्ड, इसको कॉर्पोरेट एक्शन भी बोलते हैं। अगर जो डेबिट क्रेडिट का इन्वेस्टर के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करती है कंपनीज, तो उसको कॉर्पोरेट एक्शन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि है ना पेमेंट दिया, डिविडेंड दिया, तो क्रेडिट करेगी खाते में, राइट। तो यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स विच कैन बी टर्म्ड एज कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या आता है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इश्यू किया तो क्रेडिट हो जाएगा खाते में, ऑफरिंग ऑफ राइट शेयर्स, एंड देन अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, या मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी। कंपनी को क्या फायदा है, डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स होता है कंपनीज को। तो इन डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी क्या होते हैं, कस्टोडियन होते हैं सिक्योरिटीज के, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज होती है उनके, एंड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो है ना एज अ लिंक एक्ट करते हैं बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इसमें इन्वेस्टर के बीच में। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी, कंपनी को क्या फायदा है, तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन कंपनी को दे देता है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, इससे समय बच जाता है, एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं, या तो जो एफर्ट्स होते हैं इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, प्रिंटिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स में, तो वो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कंपनी को है ना फिजिकल फॉर्म में है ना अवेल करके नहीं देने पड़ते। इन केसेस ऑफ न्यू इश्यूज हो गए, बोनस हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो उनका समय बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। ना बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, अगर सर्टिफिकेट गुम हो गए, सिग्नेचर डिफरेंसेस आ गए, लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम हो गया इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट में, तो ये सब्सटेंशियली रिड्यूस, तो ये जब है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के पास होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, एंड इसके वजह से बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है इन्वेस्टर के बीच में एंड कंपनी के बीच में, जिसके है ना जिससे कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है। देन फोर्थ, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, बेटर एंड क्विक सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है, एंड दिस इसकी वजह से है ना जो इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोगों को भी है ना खींचती है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखना है। नाउ फोर्थ इस पे आते हैं कि एक्सप्लेन डिपॉजिटरी एज डिपॉजिटरी एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, तो ऑल द ऑपरेशंस, सारे के सारे जो ऑपरेशंस है अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम इज परफॉर्म्ड बाय डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज एक्सप्लेन बिलो। तो सबसे पहला द डिपॉजिटरी इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक जैसे काम करता है, लाइक सेंट्रल बैंक, वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी रिक्वेस्ट पे बोलता है भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज चाहिए, तो उसको सेफगार्ड करता है, ये सिक्योरिटीज को हेल्ड करता है। नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, अलग अलग ट्रांजेक्शन को लेके इन सच सिक्योरिटीज। देन थर्ड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए भी ये जिम्मेदार है, जवाबदार है, क्योंकि इसके पास इस डिपॉजिटरी सिस्टम में जब डीमेट अकाउंट में जब सिक्योरिटीज होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम होते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी का लेकिन डायरेक्ट है ना एक्सेस नहीं होता है इन्वेस्टर्स के साथ में, क्योंकि एज अ लिंक कौन काम करता है, एज अ लिंक है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काम करते हैं। इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, और ये ना कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक के रूप में काम करता है। नाउ फिफ्थ यहाँ पे है कि एक्सप्लेन डीपी,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसका काम क्या है, क्या क्या वर्क करता है, तो इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का एजेंट हो गया। एंड डीपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट, और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो रजिस्टर होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के तहत। तो इट एंजॉयज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर, तो जितने भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो राइट्स दिए हैं, हक दिए हैं, ऑब्लिगेशन ड्यूटीज दिए, वो फुलफिल करने पड़ते हैं डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स दोनों को अंडर द जो रेगुलेशंस एक्ट 1996 के तहत। एंड इट इज एन मीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी सिस्टम है वो इसे है ना अपॉइंट करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये लिंक होते हैं बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में ये लिंक होते हैं। एंड इट डायरेक्टली डील्स विद द कस्टमर, और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली है ना डील करते हैं कस्टमर्स के साथ में। इसके साथ ही इट सेंड्स स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पीरियोडिकली, समय पर ये लोग है ना स्टेटमेंट्स भी भेजते रहते हैं। डीमेट अकाउंट का स्टेटमेंट, जैसे है ना बैंक पासबुक कैसे अपडेट करवाते हैं हम, उसी तरीके से डीमेट अकाउंट का भी स्टेटमेंट्स ये भेजते रहते हैं। इट फंक्शंस लाइक ए सिक्योरिटीज बैंक, तो ये सिक्योरिटीज बैंक की तरह काम करते हैं। एंड इट फैसिलिटेट्स, ये फैसिलिटी देते हैं किसकी, कौन सी, डिमेटेरियलाइजेशन की फैसिलिटी देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स को सिक्योर रखने की। नाउ इट क्रेडिट्स सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ राइट इशू, जब राइट इशू कंपनी देती है, बोनस इशू देती है, तो उस समय पर है ना खाते में क्रेडिट करने में हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज को। नाउ इट हैंडल्स इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट्स, जो भी पेमेंट है, पे आउट्स है जो रिसीव होते हैं डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह कंपनी से, उसको क्विकली इंस्टेंटली है ना कस्टमर के खाते में, इन्वेस्टर के खाते में ये अवेल करके देते हैं। इट सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, अगर किसी को है ना बाइंग एंड सेलिंग करनी है अपने सिक्योरिटीज की, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इजीली क्विकली होती है, सेटलमेंट भी कर देता है ये। नाउ फॉलोइंग कैन वर्क एज अ डीपीज, तो कौन कौन डीपी के रूप में कौन कौन काम कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत इन्हें रजिस्टर करवाना पड़ता है। बैंक्स, अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स हो गए, कस्टोडियंस, तो ये कस्टोडियंस रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशंस ऑफ एसेट्स एंड फंड, देन स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। द डीपी मेंटेन्स, अभी नए लास्ट है कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेंटेन करते हैं अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर की। जैसे बैंक में है ना सबके बैंक खातों को कैसे सिक्योर रखती है बैंक, वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स के खातों को मेंटेन रखती है। एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैज अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इनके पास है ना इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो आई होप आपको ये है ना क्वेश्चन नंबर 5 जो आंसर है इन ब्रीफ है वो समझ में आ गए। अभी हम मूव करते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो जस्टिफिकेशन है, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैं 2 ही जस्टिफिकेशन आपको इस वीडियो में दूंगी, बाकी के जस्टिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है उसके साथ आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज सेफर देन फिजिकल होल्डिंग। तो यस, इसको आपको जस्टिफाई करना है, ये सेफर तो होता है। अब कैसे सेफर होता है तो आपको जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए आपको लिखना है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर्स कैन, वो क्या हो सकते हैं, तो गुम हो सकते हैं, कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, स्टोल, मिसप्लेस्ड हो सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, जब हम ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहां लेकर जाते हैं सर्टिफिकेट्स को। तो देन ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, अगर आपको पानी है चाहिए, अगर ओरिजिनल गुम हो गई है तो इसमें भी बहुत समय लगता है, इट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। देन अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, जो नए सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट है वो समय लेता है, टेक्स लॉन्गर टाइम। देन मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में ज्यादा समय इन्वॉल्व होता है सिक्योरिटीज के, एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स, फिजिकल सर्टिफिकेट्स की एक्चुअल हैंडलिंग इन्वॉल्व रहती है इसमें। देन डिलीवरिंग सर्टिफिकेट्स विच आर टॉर्न, जो सर्टिफिकेट्स फट गई है, डैमेज हो गई है, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में। तो अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम
जो डिपॉजिटरी सिस्टम, फिर हम लिखेंगे कि अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम, पहले हम सारे जो डिसएडवांटेजेस है ना फिजिकल होल्डिंग के वो सारे लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कि अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसीलिए है ना हैंस इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज सेफर देन द फिजिकल होल्डिंग। नाउ नेक्स्ट जो सेकेंड है इसमें है कि डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये है ना मार्च 2017 में, जुलाई 2017 एंड 2018 में जुलाई में पूछा गया था ये। तो यहाँ पे सबसे पहले कि इजी एंड क्विकर ट्रांसफर प्रोवाइड करती है। तो हाँ, एफर्ट्स इन फिलिंग, देखो अगर है ना फिजिकल फॉर्म में है ना ट्रांसफर फॉर्म फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना इलिमिनेट हो जाती है जब इलेक्ट्रॉनिकली हमको ट्रांसफर करने हैं। तो एफर्ट्स इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि डिपॉजिटरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे सिक्योरिटीज को सेफगार्ड करने वाली सिस्टम है। तो ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी जो पे करनी पड़ती है, लेविड मतलब इट इज गिवन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। देन प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ, जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। एंड नीदर सिक्योरिटीज नॉर द कैश इज टाइड अप, और ना ही हमारा पैसा अटकता है ना सिक्योरिटीज अटकती है अननेसेसरीली लंबे समय तक। एंड अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम जो सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इसलिए जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है एंड उनका जो सेटलमेंट्स है, बाइंग एंड सेलिंग हो, सेटलमेंट्स हो या किसी पे के नाम पे ट्रांसफर करना है, आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, ये इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये इजी होता है, हैंस डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो इसके लिए ये है ना इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अवेल करके देता है। तो एक और हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो वही इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइप तो करके रखा है कि डिपॉजिटरी सिस्टम रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो ये है ना, हाँ ये है ना समय इसमें कम लगता है। तो एफर्ट्स इन फिलिंग, तो ये भी देखो मार्च 2014, 2016, फैब 2019 एंड 2020 बैक टू बैक ये पूछा गया है, पिछले 2 सालों से बैक टू बैक फैब की एग्जाम में आ रहा है। नाउ एफर्ट्स इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स को फिल करने में जो एफर्ट्स हो रहा है एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड, तो ये है ना एलिमिनेट होता है। एंड ऑल्सो जो स्टैम्प ड्यूटी, ये सेम आंसर ही इसके लिए कि द स्टैम्प ड्यूटी इज लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती है, और ना ही है ना इसका प्रोसेस है वो लंबा चलता है, इसमें समय कम लगता है, और ना ही पैसा है ना कस्टमर का अटकता है इसमें। एंड जो डिपॉजिटरी सिस्टम में जो ये सिक्योरिटीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इजीली है ना इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम हो जाता है। एंड जो कॉस्ट है, एफर्ट्स है, टाइम इन्वॉल्व होता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स में, इन केस ऑफ इशू, न्यू इशू हुआ, बोनस शेयर्स हुआ, वो भी समय भी बच जाता है। इसीलिए हैंस डिपॉजिटरी सिस्टम रिजल्ट्स इन रिड्यूस टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो ये वाला जो आंसर है ना, देखिए आप डिपॉजिटरी सिस्टम करके पूछा गया रिजल्ट्स इन रिड्यूस टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स, और यहाँ पे डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो इसका देखिए आंसर सेम है। तो आप देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर सेम है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। डिपॉजिटरी मतलब डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी एंड क्विकर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो सारे पॉइंट्स ये आपके ना सेम टू सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर है ना आपको ये जो है डिपॉजिटरी सिस्टम इजी एंड क्विकर, वर्ड का देखो फेर, और यहाँ पे रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड टाइम, तो ये कितने बार 4 और 4 2 6 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपको तो एक बार याद करना है, आपको अगर आपने लॉजिकली लर्न किया है, आपने समझ कर लर्न किया और क्वेश्चन को आप समझ जाते हो, तो इजीली आप आंसर को लिख सकते हो। तो अभी इसके जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जस्टिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग जस्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं एंड रिवाइज करना है। अभी
10th 11th 12th मतलब 3 चैप्टर की और एक्सरसाइज बचेंगी आपकी, और उसके बाद फिर स्लोली मतलब मैं पहले है ना अब आप लोगों को क्विकली एक्सरसाइज अवेल करके दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज ना हो, और फिर मैं थियरी के जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को अपलोड करते जाऊंगी वीडियोस उसके भी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।